नमस्कार। शुभ संध्या सभी दर्शकों को जो भी हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमेशा प्रतिभागी होते हैं। हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा हर हफ्ते हर बुधवार को यह कार्यक्रम किरदारे जिंदगी लाया जाता है शाम 7 से 8 और आज इसका 135वां एपिसोड है। आज के हमारे विशेष किरदार जिनका नाम है डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी, प्रसिद्ध साहित्यकारा हैं और समाज सेवी हैं। देखिए, हमारे भारत में एक विशेषता है कि हमारी रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी हैं और उन रीजनल लैंग्वेजेस पर आज के समय में काम करने वाले जो भी लोग हैं वो काफी कम रह गए हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी एक बहुत प्यारी सी मीठी सी भाषा है बुंदेली भाषा, जो कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें 7 स्वर और 45 व्यंजन होते हैं। इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। इस भाषा ने संस्कृत के सरलीकरण प्रक्रिया में भी सहयोग दिया है और इसी क्षेत्रीय भाषा बुंदेली भाषा पर कार्य करने वाली हमारी आज की प्रसिद्ध साहित्यकारा समाज सेवी डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी, जो कि भोपाल से हमारे साथ आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। मैं उनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप सभी को दे देती हूँ। विगत 28 वर्षों से शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के रूप में आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी कार्यरत हैं। आपने शिक्षा शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान एवं अंग्रेजी में पीएचडी किया है। आपकी आपकी 19 अकादमिक पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 9 व 10 की इंग्लिश की पुस्तकें और एनईपी के अनुसार बुंदेली भाषा जो कि रीजनल लैंग्वेज है कि कक्षा 5 की पुस्तक में भी सहलेखन आप कर चुकी हैं। आपके 67 शोध पत्र राष्ट्रीय जर्नल्स में माफ कीजिएगा प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 3 एकल काव्य संग्रह थोड़ा सा रूमानी हुआ जाए जो कि 2018 में बाजार में आया था। उसके बाद आपका द्वितीय एकल संग्रह आयाम जिंदगी के जो कि 2020 में बाजार में आया था और उसके बाद देव तुम्हारे लिए जो कि आपका स्वयं का ही संग्रह है, एकल संग्रह है, 2024 में बाजार में आ चुका है। एक बुंदेली काव्य संग्रह बुंदेली बतरस 2019 में भी आप लिख चुकी हैं। आप आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन भोपाल की संस्थापक एवं अध्यक्षा भी हैं, जिनकी संपादित पुस्तकें आरिणी काव्य वारिधि, बुंदेली रामायण, उन्मेष जो कि कथाओं का संग्रह है, छोटी छोटी कहानियां उसमें हैं, और आराधना जो कि इनका भजन संग्रह है, बाजार में है। आपको अब तक शिक्षा, समाज सेवा व साहित्य के क्षेत्र में 38 से ज्यादा सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप शिक्षण संस्थानों में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित होती रही हैं। सीबीएसई के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप बालकों का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने के लिए वक्ता के रूप में आमंत्रित होती रहती हैं। आप थाईलैंड और भूटान की विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। इसी के साथ साथ आपकी एक विशेषता यह भी है कि आप फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में जो लघु फिल्म होती हैं उनमें भी आप बतौर कलाकारा और प्रोड्यूसर की तरह भी आप काम करती हैं। पर्दे के पीछे भी आप काम करती हैं, पर्दे के आगे भी आप काम करती हैं। तो ऐसी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकारा, समाज सेविका डॉक्टर मंजू पांडे नयन जी, जो कि भोपाल से हैं, आज हमारे साथ हैं। लगता है उनको जोड़ने में कोई कठिनाई हो रही है। हाँ, ये हमारे साथ हैं। नमस्कार डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किरदारी जिंदगी में। हिंदी साहित्य संस्थान का 135वां एपिसोड है। आपका बहुत बहुत स्वागत हम सब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जी, आपका परिचय मैंने थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि आपका परिचय इतना बड़ा है कि उस परिचय को अगर हम पढ़ेंगे तो काफी समय जाएगा, उसके लिए माफी चाहूंगी। जो भी मुख्य बिंदु थे मैंने वो बोलने की कोशिश की है यहाँ से, और मैं सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारा हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात जी पांडे जुड़ चुके हैं जो कि मीनू मैम का स्वागत कर रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी भी जुड़ चुके हैं जो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं।
हम सभी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से, सारी टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। अब मैं थोड़ा-सा आपका इतना बड़ा किरदार है कि इस किरदार के बारे में जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक होंगे। तो मैं अब शुरुआत करूँगी कुछ प्रश्नों के साथ में, जैसे आपका साहित्य में रुझान रहा है और एक रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जैसे आपने बताया कि बुंदेली भाषा पर आपने बहुत काम किया है। तो साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण के लिए आपको प्रेरणा कब और कैसे मिली, हम ये जानना चाहेंगे। कृपया बताएं। जी। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा जो बचपन है, हमारे माता-पिता, हमारे आज आस-पास का जो वातावरण है, उससे निर्मित होता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है कि बचपन में मेरे चाचा, बुआ, पापा, हम लोग बहुत ही ऐसे आप बोल सकते हैं तुकबंदी तुकबंदी की तरह जो बातें हैं वो किया करते थे और उस तुकबंदी ने कब कब कविता का रूप ले लिया ये पता ही नहीं चला। तो घर में वैसे तो मैं किसी तरह का साहित्यिक माहौल नहीं था कि कोई बड़ा साहित्यकार हो हमारे परिवार से, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन ये जो तुकबंदी के माहौल ने धीरे-धीरे मुझे कविता करने की ओर मेरा जो रुझान है वो बढ़ा दिया और इस तरह मैं छोटी-छोटी सी कविताएँ लिखने लगी। स्कूल कॉलेज में की जो पत्रिकाएँ होती हैं, जो कार्यक्रम होते थे, उनमें मैं अपनी कविताएँ जो हैं हिंदी, अंग्रेजी दोनों में मैंने लिखना शुरू किया और इस तरह से फिर धीरे-धीरे मेरा उस तरफ रुझान बढ़ा। लेकिन जो आपने बुंदेली की बात कही है, तो यूँ कहें कि फिर एक बहुत लंबा-सा जो एक गैप है वो हो गया था। क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी भी मैं उसी से हूँ। तो मेरे टीचिंग का जो प्रोफ़ेशन है वो भी मैं इंग्लिश में ही हूँ। तो इंग्लिश में मैंने काफ़ी पुस्तकें लिखी। लेकिन इंग्लिश की पुस्तकें लिखने के बाद जब एक समय आया तकरीबन आप कह सकते हैं 2016-17 की बात है। मेरा रुझान ये हुआ कि मुझे क्यों ना हिंदी की तरफ भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदी की तरफ रुख किया और हिंदी में लिखते-लिखते अचानक जब बहुत सारी काव्य गोष्ठियों में जाती थी और वहाँ पर जो आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें सब जब मैं लोगों का काव्य पाठ सुनती थी, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जब मैं जिस माटी से पली-बड़ी हूँ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की हूँ, ललितपुर की हूँ, तो क्यों ना अपनी भाषा के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ सृजन किया जाए। क्योंकि जब आप जो भाषा में आपका जो बचपन गुज़रता है, वो भाषा आपके सपनों में भी आप वो सपने भी आप उसी भाषा में देखते हैं। तो वो वाला जो लगाव है, वो जो जुड़ाव है मेरा बुंदेली बोली से, वो अचानक जागृत हो गया और मैं अक्सर देखती थी कि जब दूसरे भाषा वाले लोग हैं, जैसे आप देखें कोई पंजाबी को देख लें, मराठी को देखें या साउथ इंडियन कोई भी लैंग्वेज को देखें, तो वो लोग अक्सर उसी में वार्तालाप करते हैं, उसी में लिखते हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्यों अपनी बोली को का इस पूरे यात्रा के दौरान पीछे छोड़ आई हूँ और सिर्फ़ हिंदी और अंग्रेजी में ही रम गई हूँ। तो फिर मुझे कुछ ऐसा आत्मबोध जागृत हुआ कि उस बोली के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए और मैंने अपना जो सृजन है, वो बुंदेली में भी आरंभ किया। जी, बहुत अच्छी बात है कि देखिए रीजनल लैंग्वेजेस पर आजकल घमासान भी हमें देखने मिल रहा है, न्यूज़ देखते हैं तो उसमें होता है। पर एक समर्पित होकर अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए काम करना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में और ये लीक से हटकर काम है क्योंकि हिंदी के अगर हम देखें, तो रचनाकारों की, साहित्यकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब रीजनल लैंग्वेजेस की बात आती है, तो वहाँ हम थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भान भी नहीं है। तो मीनू जी मेरा अगला प्रश्न हुआ कि हिंदी भाषा में और बुंदेली भाषा में कोई खास फर्क जिससे हम उसको लिखने में जैसे मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मुझे बुंदेली भाषा में कोई रचना लिखनी है, तो कोई खास फर्क इन दोनों भाषाओं में विशेष जो आप यहाँ पर साझा करना चाहें, तो मैं आपका स्वागत करूँगी। जी, संगीता जी जब हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्रीय भाषा की, तो क्षेत्रीय भाषा यहाँ तक कि यदि हम भारत की विशेष संदर्भ में यदि हम भारत की बात कहें तो हर कहते हैं हर 2 मील में हमारी वाणी बदल जाती है, भोजन भी बदल जाता है। तो इस तरह से यदि हम बुंदेली की ही यदि बात करें तो बुंदेलखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पर भी जैसे आप सागर की बात करें, छतरपुर की बात करें, ललितपुर की बात करें या दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की बुंदेली भी एक जैसी नहीं है। तो उन बुंदेली के शब्दों में अंतर है, थोड़ी-थोड़ी सी बोलियों में अंतर है, थोड़ा-थोड़ा सा उसका जो टोन है, उसमें भी अंतर है।
तो अच्छा। वो टीकमगढ़ वाला क्षेत्र की जो बुंदेली है वो बिल्कुल अलग है, ललितपुर वाली अलग है, सागर वाली अलग है, छतरपुर वाली। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो बाकी चीजें सभी एक ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो हिंदी से बुंदेली बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है, क्योंकि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी बनी अवधी से है, हिंदी बनी बुंदेली से है, हिंदी बनी भोजपुरी की भी काफी शब्दों का उपयोग किया गया है। यानी ये सारी जो क्षेत्रीय भाषा है, उन्होंने हिंदी के लिए जड़ों का काम किया है। तो जी। यदि हम ये कहें कि बुंदेली को हटा लिया जाए तो हिंदी का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। यदि हम कहें अवधी को हटा लिया जाए तो क्या हिंदी का अस्तित्व रहेगा? तो नहीं रहेगा। तो ये सारी क्षेत्रीय भाषाओं ने हिंदी को जन्म दिया है। हाँ, अब क्योंकि वो अलग भाषा है तो उसके जो लिखने का थोड़ा सा तरीका भी अलग होगा, उनको शब्दों को बोलने का तरीका भी अलग होगा, उनके अर्थ भी अलग होंगे, तभी तो वो एक बड़ी बोली बनी है। उसका अपना साहित्य है, उसके अपने रचयिता है, उसका अपना एक अलग से ही रस है। इतनी जो आप बोलते हैं ना मिठास जो है इसमें, बुंदेली में एक गुड़ की मिठास जो है वो आपको महसूस हो पाएगी। तो मैं इसलिए ये कहूंगी कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा बुंदेली है ये ज्यादा मीठी है, और क्योंकि मीठी है तो जाहिर सी बात है कि ये इतनी ज्यादा कर्णप्रिय हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि इसको हम बोलते जाएं। सुनते। अदरवाइज हिंदी बोलने वाला पढ़ने वाला बुंदेली सुनेगा तो कुछ शब्दों की यदि उसको अर्थ बता दिए जाए तो उसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी बुंदेली समझने में। जी, जी, जी। मैंने आज ऑनलाइन देखने की कोशिश की। मैंने कहा आज बुंदेली भाषा के इतने बड़े जो डिवोटी हैं, दिग्गज हैं, उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है समझने में। जैसे तुम तो बहुत बदल गए भैया, हम्म, खिड़की द्वारे बंद जेल से, पंखा हम्म, से लटकाए चिरैया। ये बुंदेली भाषा की 2 लाइन मैंने देखी थी, जो जी जी वास्तव में कर्णप्रिय भी हैं, सुनने में भी बहुत आनंद देती हैं और जी हिंदी से जी बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। जी तो आदरणीय मीनू जी, मैं अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगी। जैसे आप बुंदेली की संरक्षिका हैं, बुंदेली भाषा के संरक्षण में आपने एक संस्था भी खोली है, तो जी जी ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी इस बुंदेली भाषा या इस क्षेत्रीय भाषा पर कार्य कर रहे हैं और वो जी सही दिशा में कार्य कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम हिंदी भाषा की भी बात करें जी या किसी और भाषा की भी बात करें, तो आजकल हम देखते हैं कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम्म, अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ उसका दुरुपयोग भी करते नजर आते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि रचना है, पर वो हम्म, रचना एक सटीक रचना या फिर उसका कोई, कहते हैं, निचोड़ नहीं निकलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग एक सही दिशा में बुंदेली भाषा के क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं? जी। देखिए, आजकल जो जैसे आपने अभी कहा कि फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैंने आपसे कहा ही कि हिंदी और बुंदेली में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जैसे हम यदि हिंदी को ही देखते हैं तो एक शुद्ध हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, एक उर्दू के बहुत सारे शब्दों को मिक्स करके हम बनाते हैं। तो हर भाषा अपनी तरह से यदि शुद्ध रहे तो उसका जो सौंदर्य है वो अलग होता है। तो यदि हम देखें कि क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, नवीन शिक्षा नीति, तो आपने देखा कि हर राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जी, जी, क्योंकि जी। अब आपके पास एक ये अवसर आ गया है कि आप उस साहित्य को पढ़ें और उसको आप एक भाषा के रूप में भी ले सकते हैं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो अब अचानक इन भाषाओं के लिए, खासकर इन बोलियों के लिए बहुत ज्यादा एक ऐसा अवसर मिला है, तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे, आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे साहित्य की बाढ़ आ गई है। लेकिन वास्तव में वो जो साहित्य है वो उस स्तर का है या नहीं है, ये जानने के लिए जब आप बुंदेली के अलग अलग साहित्यकारों को सुनते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरंभ से ही कार्य नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आदरणीय बहादुर सिंह परमार जी के को आप देख लें कि लगातार वो बुंदेली के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं। जबलपुर के बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस कार्य में अग्रसर हैं। महेश कटारे जी की, सुगम जी की यदि हम बात करें तो उन्होंने तकरीबन 20,000 गजल जो है, 20,000 से भी ज्यादा गजलें, बुंदेली की गजलें उन्होंने लिखी हैं। मतलब वो तो एक सशक्त हस्ताक्षर है इस क्षेत्र की। और यदि मैं सिर्फ यदि भोपाल की बात करूं तो भोपाल में भी इतने सारे साहित्यकार हैं, और अरणी संस्था के अंतर्गत हमने बुंदेली के लिए एक विशेष
जो अभियान चलाया हुआ है, उसमें आदरणीय डॉक्टर रंजना शर्मा जी हैं, आदरणीय मोहन तिवारी जी हैं, किशन तिवारी जी हैं, हरिओम श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर राधा बल्लभ आचार्य जी हैं, हंसा श्रीवास्तव जी हैं, दुर्गा श्रीवास्तव जी अभी भी उनका निधन हुआ है, वो भी इसमें है। डॉक्टर कुमकुम गुप्ता जी जो हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष हैं, वो भी बुंदेली के लिए कार्य कर रही हैं। तो यानी भोपाल में भी गोकुल सोनी जी हैं, भोपाल में भी एक सशक्त टीम है जो कि बुंदेली के लिए कार्य कर रही है, और आकाशवाणी में सभी लोग शामिल होते ही हैं इन सारे कार्यक्रमों में। तो लेकिन यदि हम ग्लोबल स्तर पर देखें, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो भी बहुत सारे नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। खुशी इसलिए होती है क्योंकि ऐसे कुछ युवा हैं जिनका नाम अचानक बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे, जैसे कि नीतीश व्यास जी हैं, बहुत छोटे उम्र के बच्चे हैं, लेकिन युवा हैं, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, तो वो आपको सुनने को मिल जाएंगी। पंकज पंडित जी हैं, जो आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चित हैं। तो सचिन चौधरी जी जो हैं, जो बुंदेली बौछार जो चैनल चलाते हैं, उन्होंने बुंदेली के ऊपर बहुत सारा ऐसा काम किया है कि बहुत सारे कवियों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि बुंदेली बोली तो है, क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया है, और अब एक वो स्टेटस बन गया है। यानी सिर्फ बुंदेली नहीं, यदि हम मालवी को भी देखें, यदि हम निवाड़ी को भी देखें, अवधी को देखें, भोजपुरी को देखें, अलग अलग भाषाओं को यदि हम देखें, तो वो सारी जो जिनको अभी भाषा का दर्जा भी नहीं मिला है, सिर्फ अभी बोली के रूप में है, तो हर जगह साहित्य लिखा जा रहा है, हर जगह साहित्य पढ़ा जा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं का रुझान, जो पहले हिंदी में भी नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी में था, उनका रुझान भी अपनी क्षेत्रीय भाषा की तरफ आ रहा है। तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे जो प्रयास हैं वो गति ला रहे हैं। तो इस तरह से बोलियों का भविष्य अब बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। जी, बहुत सही कहा आपने। और ये रंजना जी, हरिओम जी, हंसा जी, कुमकुम जी और आपके जो युवा साहित्यकार नितेश जी हैं, इन सभी को हम अपनी तरफ से अपने मंच की ओर से साधुवाद देना चाहेंगे कि वो इस रीजनल भाषा को, इस मिश्री जैसी भाषा को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। अभी मैं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। विभा जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम संजोया है, जिसमें हम अपने ही देश में कुछ ऐसे लोगों को जो कि बहुत महान है पर हम उन्हें नहीं जानते, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। आभार विभा जी का और पूरी टीम का। हमारे साथ जुड़ी हुई है नेहा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं नेहा जी। कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सागर जी आपका। संजय पोद्दार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और हमें लाइव देख रहे हैं। आदरणीय सुदर्शन शर्मा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रंजना शर्मा, दुर्गा नगला, बहुत सारे लोग लाइव हमें देख रहे हैं। आदरणीय चित्रा चतुर्वेदी जी भी हमें लाइव देख रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी पांडे जी हमें लाइव देख रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से आभार कि आप हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम में हैं। तो मीनू जी, जैसा आपने अभी बताया कि आप बहुत समय से इस भाषा के ऊपर काम कर रही हैं, आपने जो आपका जो विषय होता है विद्यालयों में जो पुस्तकें चलती हैं, उसमें भी बुंदेली भाषा के लिए सह लेखिका के रूप में कार्य आपने किया है। तो इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई? किसने आपको इसका आमंत्रण दिया? थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालिए। जी, एक्चुअली जब मैं 2006 से राज्य शिक्षा केंद्र में जुड़ी हूँ, पहले मैं स्कूल शिक्षा विभाग में थी, तो 2006 से राज्य शिक्षा केंद्र की अंग्रेजी की जो पुस्तकें मध्य प्रदेश के लिए जो एक नया जो सिलेबस आया था और उसके हिसाब से जब नई पुस्तकें बनी थी, तो 2006 से मैं राज्य शिक्षा केंद्र की टीम की सदस्य रही हूँ। तो वहां पर जो पाठ्यक्रम जहाँ निर्माण होता है, क्वेश्चन बैंक जो प्रश्न बैंक है उनकी भी वही उनका भी निर्माण वही होता है। और समय समय पर जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, तो उसका अवलोकन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से है या नहीं। तो उसमें मैं आती जाती रही हूँ। तो वहां से ही डाइट में जब, क्योंकि 1 से लेके 5 तक का जो काम होता है, कक्षा 5 तक का काम डाइट में होता है,
तो डाइट से वहां से मेरा नाम सजेस्ट किया गया था, तो डाइट से फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर हमारी एक जो टीम थी बुंदेली बोली के लिए, उस टीम के साथ में मैंने उस जो कक्षा 5 तक की जो पुस्तकें हैं उनके निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। जी, जी। हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहेंगे आपके आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन भोपाल को, कि वो दिन दूनी रात चौगुनी इसी प्रकार तरक्की करता रहे। इसके अंतर्गत मैं थोड़ा-सा विषय को परिवर्तित करूँगी। आपके काव्य की तरफ हम थोड़ा रुझान करेंगे कि आपके 3 एकल काव्य संग्रह बाज़ार में आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें हम जानना चाहेंगे उनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएँ। जैसे आपकी पहली जो रचना जो आपका एकल काव्य संग्रह है, वो 2018 में जैसा आपने बताया, 2018 में प्रकाशित हुआ था और उसका नाम है थोड़ा-सा रूमानी हुआ जाए। नाम से ही ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा-सा प्रकाश आप अपनी इन संग्रह पर डालिए कृपया करके। अवश्य। मैंने अभी आपसे जो ज़िक्र किया कि राज्य शिक्षा केंद्र में 2006 से मैं जुड़ी हूँ। तो राज्य शिक्षा केंद्र में, क्योंकि वो पूरी तरह से एकेडमिक फ़ील्ड वाली बात है, तो वहाँ पर मैं अंग्रेजी की पुस्तकों के लेखन के लिए मैं जुड़ी थी। लेकिन सभी जो राइटर्स की जो टीम हुआ करती थी, उसमें हमें बाकायदा पुस्तक कैसे लिखना है, उनका मॉडरेशन कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके पुस्तक तैयार होकर उसके रिव्यू तक की सारी जो वर्कशॉप है, रिगरस हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो उस ट्रेनिंग का फायदा ये हुआ कि पहला तो ये कि मैंने अपना जो शोध का कार्य है, उसमें मैंने वो विषय लिया, और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं पुस्तकें इंडिपेंडेंटली भी मैं लिखने लगी, स्वतंत्र लेखन भी मेरा आरंभ हो गया, क्योंकि मुझे 1 साल की लगातार ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि पुस्तकें कैसे लिखी जाती हैं। तो फिर मैंने अंग्रेजी की पुस्तकों, क्योंकि मैं अंग्रेजी की ही टीचर रही हूँ, तो अंग्रेजी की पुस्तकों को लिखना आरंभ किया। तो 2014 से लेके 2018 तक मेरी अंग्रेजी की ही लगातार पुस्तकें आती रहीं। लेकिन 2016-17 में जब मैंने हिंदी की तरफ रुख किया, तो मैंने फिर आप बोल सकते हैं कि जब हम कॉलेज में रहते हैं, उस समय का आपका जो लेखन होता है, जो विषय होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। तो जी, उस समय की कुछ कविताएँ थी, और शादी के बाद वाला समय कुछ ऐसा रहा कि मेरे पति दूसरी जगह रहते थे, क्योंकि उनका वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं ससुराल में रहती थी, सागर में रहती थी। तो वो जो विरह वाले क्षण हैं, और उस समय जो आपकी जो श्रृंगार वाली रचनाएँ, विरह वाली रचनाएँ जो जन्म लेती हैं, तो उन कविताओं का, उन रचनाओं का जो एक संग्रह था, जो बिखरे पड़े थे, उन सबको मैंने एक किताब का रूप दिया, पुस्तक का रूप दिया, और थोड़ा-सा रूमानी हुआ जाए, मेरे पतिदेव को ही समर्पित करके मैंने वो संग्रह निकाला था। और उसके बाद में फिर मेरा दूसरा संग्रह आया, आयाम ज़िंदगी के। ये कुछ इस तरह से है कि जो मैंने अनुभव किया है कि आजकल जो हमारे परिवार हैं, एकाकी परिवार ज़्यादा हो रहे हैं। तो एकाकी परिवार होने के कारण हम सभी जानते हैं कि आजकल हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा या 2 बच्चे। तो क्योंकि अब बच्चों की संख्या कम हो रही है, एकल परिवार होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे खूबसूरत से जो रिश्ते हैं, रिश्तों का जो गुलदस्ता हमारे साथ संयुक्त परिवार में हुआ करता था, अब वो कहीं गुमसा हो गया है। तो उन सारे रिश्तों के ऊपर मैंने रचनाएँ लिखी हैं। तो जैसे ताऊ, ताई, चाचा, काका, दादा, नाना-नानी, और भी बहुत सारे देवरानी, जेठानी। तो एक मतलब एक आप टोटल पूरी यदि आप लिस्ट बनाने बैठे ना, तो 100 से अधिक रिश्ते हम जीते हैं एक संयुक्त परिवार में। तो उन सारे रिश्तों के ऊपर बहुत खूबसूरत सी रचनाएँ जो हैं वो मैंने लिखी थी, आयाम ज़िंदगी की, जो आयाम मेरी दूसरी पुस्तक थी। जी। जी, और उसके बाद फिर मेरी बुंदेली बतरस जो है, बुंदेली की जो आपने ज़िक्र किया, वो प्रकाशित हुई थी। तो उसमें बुंदेली रचनाओं का संग्रह है, जो कि अलग-अलग विषयों पर है। और अभी जो प्रकाशित हुई है, देव तुम्हारे लिए, पूरी तरह से ये भी एक प्रेम कविता संग्रह ही है, जिसमें 170 के आसपास जो है रचनाएँ हैं, जो श्रृंगार से संबंधित ही है। वो पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुई है। तो इस तरह से ये मेरे चारों एकल संग्रह हैं, जो हिंदी और एक बुंदेली की। बहुत अच्छा लगा जानकर। और ये जो आपने रिश्तों की डोर को बांधा है एक संग्रह के
रूप में आयाम जिंदगी के हम अवश्य पढ़ना चाहेंगे इसको, क्योंकि वास्तव में जीवन में कितने रिश्ते आते हैं चले जाते, कभी इस बारे में सोचने का हम समय ही नहीं निकाल पाते। तो बहुत जी, साधुवाद है आपकी रचनाओं के लिए। जी, और इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मुझे पता चला है कि आप थाईलैंड और भूटान की विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। तो क्या जी। वो विदेश यात्रा आपकी साहित्यिक यात्रा कही जाएगी या वो आपकी थोड़ा सा पर्सनल यात्रा थी? थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जी, थाईलैंड में जो एआईटी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो चूंकि मैंने आपसे कहा कि मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ, तो एक वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था और उसमें मुझे भाग भी लेना था, साथ ही साथ मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड जो है वो मिल रहा था। तो कॉलेज की तरफ से मुझे भेजा गया था। मैं एलएनसीटी कॉलेज में थी उस समय। तो कॉलेज की तरफ से वो भेजा गया था, तो हमने उसको एक फैमिली ट्रिप भी बना लिया था। तो वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना था, सम्मान भी ग्रहण करना था और वो हमारी ट्रिप भी थी। लेकिन भूटान की यात्रा एक पूरी तरह से साहित्यिक यात्रा थी। हम साथ-साथ हैं, एक टीम है जो न्यू नई दिल्ली की है। तो वहाँ से 40 साहित्यकारों का जो एक समूह है, वो गया था भूटान की यात्रा पर। तो जगह-जगह हमारी गोष्ठियाँ हुई थी और पूरा जो साहित्यिक आप बोल सकते हैं कि रास्ते का वर्णन, कविताओं का आनंद, वहाँ के अलग-अलग जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ का आनंद, तो वो सारी की सारी मतलब हमने उन सभी आनंद लिया और हम ये समझ पाए कि वहाँ की संस्कृति किस तरह से अलग है और वहाँ के लोग इतने आनंदित क्यों रहते हैं। क्योंकि दुनिया की यदि हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा जिन जो आनंदित जो रहते हैं और सबसे ज़्यादा शुद्ध वायु जहाँ पर है, वो एकमात्र भूटान ऐसा देश है, जहाँ का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ जाकर हमें ये समझ में आया कि जीवन का असली सुख क्या है। तो वो साहित्यिक यात्रा मेरे लिए बहुत अच्छी रही है और साथ ही साथ अभी मनीष जी ने अभी मुझे याद दिलाया लव एट फर्स्ट बाइट जो है वो मेरी एक पुस्तक है जो कि रेसिपी की पुस्तक है। बहुत सारी रेसिपीज जो है जो कि हम बोल सकते हैं बच्चों के नाश्ते के लिए जो हमेशा परेशानियां होती रहती हैं तो उसको एक संग्रह का रूप दिया है। तो लव एट फर्स्ट बाइट करके वो पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई है और अभी अभी एक प्रभाती संग्रह भी आया है उठो लाल अब आंखें खोलो क्योंकि बाल साहित्य की ओर अब रुझान है तो वो भी मनीष जी ने याद दिलाया तो मुझे याद आया। जी, 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 बिल्कुल, आपको बहुत-बहुत हमें चाहेंगे आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में नए-नए आयाम आप नए-नए झंडे गाड़ते रहें। आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान है, वो वास्तव में साधुवाद के योग्य है। अब थोड़ा-सा मूड बदलने की कोशिश करेंगे आदरणीय मीनू जी के साथ में हम। मीनू जी ने बहुत सारी रचनाएँ बुंदेली भाषा में भी लिखी हैं, हिंदी में भी लिखी हैं। तो अब मेरा आग्रह रहेगा मीनू जी से कि एक छोटी-मोटी सी रचना बुंदेली भाषा में और एक जी छोटी सी रचना हिंदी भाषा में वो हमें सुनाएँ, ताकि हमें थोड़ा-सा आनंद प्राप्त हो सके उनकी रचनाओं का भी। अवश्य। सबसे पहले मैं एक क्योंकि मैं आपसे बार-बार यही कह रही हूँ कि टीचर हूँ, तो जब भी लिखने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि प्रेरणादायी कुछ लिखें, प्रेरक जो कि मोटिवेशनल जी। कर सके हाँ, मोटिवेशनल जो दूसरे क्योंकि बच्चे हमारे निगाह में अक्सर रहते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ उस रचना की सुनाती हूँ, फिर एक बुंदेली रचना भी आपको सुनाती हूँ। जागो जागो अंधेरा घना है जुगनू बनना मगर कब मना है वाह! जागो बहुत सुंदर। जागो अंधेरा घना है ये तिमिर के जो साए घनेरे कैसे सम्मुख टिकेंगे ये तेरे मुस्कुरा दो जो मन अनमना है जुगनू बनना मगर कब मना है बहुत सुंदर। हौसलों की जो चादर बुनी है हौसलों की जो चादर बुनी है सही राह तूने चुनी है
कर प्रकट जो तेरी भावना है, जुगनू बनना मगर कब मना है। ठान ले तुझको चलना अकेले, ठान ले तुझको चलना अकेले, संग साथी के कैसे झमेले, बढ़ता जा पथ जो तूने चुना है, जुगनू बनना मगर कब मना है, जागो जागो अंधेरा घना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र गट्टानी जी। बहुत सारे लोगों के मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ जी यहाँ पर। जी जी जी, आदरणीय बहुत सुंदर। गुप्ता जी भी अ, यहाँ आई थी, तो आपका भी हाँ बहुत जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अब बस मैं रुख करती हूँ बुंदेली रचना की तरफ, जो आपने बहुत आग्रह। मैं माफी चाहूंगी मैम, थोड़ा सा हम स्वागत कर देते हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। आदरणीय मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय राजेश गट्टानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय कुमकुम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम मैम आपका। मनीष श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, पुष्पलता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट रितिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का हृदय तल से आभार हौसला अफजाई के लिए। और बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर मीनू पांडे जी ने सुनाई अभी हमें, बहुत ही मोटिवेशनल थी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और अब हम थोड़ा सा दूसरी रचना की तरफ चलेंगे। मैं अनुरोध करूंगी मीनू जी से कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज की जो बुंदेली भाषा साहित्य पर उन्होंने अथक परिश्रम किया है, उसकी एक रचना हमारे साथ साझा करें। जी, अभी जो मैं आपके सम्मुख एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ बुंदेली बोली की, वो अभी के मौसम से ही संबंधित है। अभी अभी जाड़ा निकला है, ठंड निकली है, निकली क्या है, आ रही है, जा रही है, चल तो रही है। उसी से क्योंकि आल्हा जो है बुंदेली में एक बहुत बड़ी ऐसी विधा है जिस पर बहुत सारी रचनाएं जो है आपको सुनने को मिलती रहती हैं। तो जी आल्हा ही लिखा है जाड़े के ऊपर, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सूरज ऊँग रहो देरी से, सूरज ऊँग रहो देरी से हो रही बरसात, सूरज ऊँग रहो देरी से, जित देखो उते पाला पड़ो है, जित देखो उते पाला पड़ो है, तनक लिगा को तो न दिखात, सूरज ऊँग रहो देरी से, हाथ पाँव सब ठुठरा गए हैं, पानु सोऊ में बिलात, सूरज ऊँग रहो देरी से, हवा ने गोरी काटन दौड़े, पानु से भेजा है डरात, हवा ने गोरी काटन दौड़े, कैसे ही पल्ली से निकरे, कैसे ही पल्ली से निकरे, हर दिना हो जात उलात, सूरज ऊँग रहो देरी से, रोज सफर वे को है टल्लो, रोज सफर वे को है टल्लो, जैसे तैसे गुसल में जात, कभू तो हेरत मग्गा बाल्टी, कभू तो हेरत मग्गा बाल्टी, कभू कदम पीछे मुड़ जात, सूरज ऊँग रहो देरी से, लगत युद्ध दुश्मन से लड़ रहे, बूंदन तक में गोला दिखात, बूंदन तक में गोला दिखात, उन्ना सौंपी चन के लाने, उन्ना खोपी चन के लाने, जाने कितनी मौत सियात, सूरज ऊँग रहो देरी से, एक पसेरी उन्ना निकरे, एक पसेरी उन्ना निकरे, बन बन सबके पैनात, को बैठ के दालानन में, को बैठ के दालानन में, दिन भर रहते हैं मोई चलात, और एक हम हैं देखो तो, और एक हम हैं देखो तो, तनक धूप में नहरे पात, को फिरत है बिन सूटर को फिरत है बिन सूटर को फिरे पल्ला लहरात, बेजा ठंड के मारे बिन्ना, बेजा ठंड के मारे बिन्ना, हमारे तो दांत किटकिटात, हमें तो ऐसो लगत है जैसे, हमें तो ऐसो लगत है जैसे, जाड़ो हमारी खो है चेंगात, सूरज ऊँग रहो देरी से,
तो मुझे एक बहुत सुंदर, आनंद आ गया सुनकर। फिर मतलब शब्द थोड़े समझ नहीं आए, लेकिन भाव पूरा पूरा हृदय तक पहुंचा है। आदरणीय, बहुत सुंदर, और आपका सुर भी बहुत सुंदर था। आनंद आ गया सुनकर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब थोड़ा सा, क्योंकि आप इतनी ज्यादा वर्सेटाइल हम कहेंगे, कि साहित्य के साथ साथ आपने जो बोर्ड्स है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पुस्तकें भी लिखी हैं, आपने साहित्य भी लिखा है, अपने एकल जो प्रकाशित आपकी रचनाएं भी हैं, एकल साझा संकलन, एकल काव्य भी हैं आपके। उसी के साथ साथ हमें पता चला, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कि आपका एक जो विशेष किरदार है, इसीलिए आपको विशेष बनाता है, कि इन सबके साथ साथ आप कहीं ना कहीं फिल्मों से भी जुड़ी हुई हैं। और ये जानकर हमें बड़ा हर्ष हुआ कि एक ही व्यक्ति इतने सारे रोल कैसे कर सकता है। तो एक तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज आपसे बात करके। विशेषकर मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपसे इस मंच के माध्यम से मेरा मिलना हुआ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी विभा जी का। सभी दर्शकों को एक बार फिर से हृदयतल से आभार, कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर मीनू पांडे जी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो मीनू जी, आपका, मुझे पता चला है कि आपकी एक फिल्म बतौर कलाकार, जिसका नाम है शायद कोटा स्टोरी, वो बतौर कलाकार आपकी एक लघु कथा, लघु फिल्म शायद से है। अ, अगर मैं जी गलत नहीं हूं तो मुझे इस करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो जी उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर हम लोग उस फिल्म को देखना चाहें तो वो हमें कहाँ मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया इस दिशा में प्रश्न पूछने के लिए। और जैसे कि अक्सर मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते बहुत सारी सामाजिक विषमताओं से हम रूबरू होते रहते हैं। तो फिर ये ख्याल आया, और आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन जो मेरी संस्था है, इसके जी अंतर्गत आरणी फिल्म्स जो है, उसमें हम फिल्म का प्रोडक्शन जो है वो आरंभ किया है। तो सर्वप्रथम जो फिल्म बनाई थी वो थी चलो राय बरेली, जो कि जी हम बोल सकते हैं कि साक्षरता को के प्रमोशन के लिए जो फिल्म बनी थी, और इसमें खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मानित हुई थी। तो वाह वाह, चलो रायबरेली पहली प्रथम जो हमारे प्रोडक्शन में बनी हुई प्रथम डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। तो उसके बाद फिर हमने बहुत सारी फिल्मों में जो है उसका प्रोडक्शन किया है, काम किया है, बट लेकिन बतौर एक नायिका के तौर पर यदि आप देखें तो वो कोटा स्टोरी में काम किया है, जो कि उन बच्चों की समस्याओं पर आधारित है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल वर्तमान संदर्भ में माता पिता का बहुत ज्यादा जो एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, चाहे उसकी उतनी योग्यता हो या ना हो। तो उन चीजों को दर्शाते हुए कि एक बच्चा है जो कि माँ बाप के प्रेशर में कोटा तो चला जाता है, लेकिन मन उसका पढ़ने में उतना लगता नहीं है, और जब वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाता है तो फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी तरह बचा लिया जाता है। और फिर उसे किस तरह से बचाया जाता है, किस तरह से जो बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, किस तरह से दोस्ताना माहौल हमें घर पर बनाना है, किस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर वो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें नहीं डालना है कि जिसके कारण बच्चे अपने जीवन का आनंद ना ले पाए, वो सिर्फ एक पोस्ट बनकर रह जाए, वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाए, कि वो पैसा कमाने की एक मशीन है और जीवन का आनंद वो उन सारी चीजों को एक सेकेंडरी मान के चलें। तो इस संदेश के साथ में वो जो कोटा स्टोरी पिक्चर है वो बनाई गई थी। और शौर्या एक पिक्चर है जो बच्चों की शिक्षा है उसके ऊपर आधारित है, ये भी सम्मानित है। और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर बहुत सारी फिल्में जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उन सामाजिक मुद्दों को हम समाज के सामने लाने की कोशिश करें, कुछ संदेश के साथ परोसने की कोशिश करें। और यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, आरणी का जो चैनल है, आरणी का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ये पिक्चर उपलब्ध है। और भी विभिन्न, क्योंकि आरणी कोलैबोरेट करके दूसरे प्रोडक्शन के साथ में भी पिक्चरें जो है वो बनाती है। तो प्रांजल फिल्म के साथ भी हमारे बहुत सारे जो कोलैबोरेशन है उसके साथ भी है।
तो अलग-अलग यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर हमारी जो अलग-अलग जो मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वो उपलब्ध हैं। और आगे भी अभी बहुत सारी योजनाएँ हैं जो भविष्य में जिनकी परिणति होगी। तो जी। इस तरह से आप देख सकते हैं यूट्यूब बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म। हमारी शुभकामनाएँ आरिणी प्रोडक्शन के साथ, आरिणी फाउंडेशन के साथ हमेशा रहेंगी। आप अच्छी-अच्छी इसी तरह की फ़िल्में बनाते रहें। मैं पूछना चाहूँगी आदरणीया कि जो आप यूट्यूब पर अपनी फ़िल्में डालते हैं, अब हुँ। अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो आप भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो कि हुँ, कई बार नहीं खुलनी चाहिए, इस तरह की भी बहुत सारे वीडियोज़ या ऑडियोज़ खुल जाते हैं। तो हुँ। उसमें आप अपने एक स्वस्थ मनोरंजन को कहाँ पाते हैं? क्या उसको भी इतने ही लोग देखते हैं जितने कि बाकी जो भद्दा साहित्य परोसा जा रहा है, भद्दी फ़िल्में परोसी जा रही हैं या छोटे-छोटे क्लिपिंग परोसे जा रहे हैं। तो क्या ये जो आपका एक शुद्ध साहित्य है, शुद्ध साहित्यिक या समाज के ऊपर बनी हुई जो छोटी-छोटी फ़िल्में आप बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री आप बता रहे हैं, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ता है मतलब वहाँ पर जो व्यूज़ आते हैं, क्या वो आपको आपकी ज़रूरत मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पर खरा उतर पाता है या नहीं? जी। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि जो वर्तमान सिचुएशन जिस जिस सांस्कृतिक ह्रास से हमारी जो पीढ़ियाँ जो हैं ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है वो गुज़र रही है, उसमें यदि कुछ इस तरह का मसालेदार कुछ सामग्री उपलब्ध होती है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मतलब ओवरनाइट वायरल हो जाती है ना? क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, उनको इन्हीं माध्यमों से देखना चाहता है। लेकिन यदि हम यही सोच के बैठ जाएँ कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएँगी, तो ये जो मैंने अभी आपको एक प्रेरणादायी एक जो गीत जी। सुनाया था कि अंधेरा घना है और जुगनू बनना मगर कब मना है। तो हालाँकि उतने सारे व्यूअर्स जो लाखों में, करोड़ों में हमें नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन उसमें यदि हम ये सोच के जुगनू भी ना बने, सूरज बनना तो सूरज बनने की जो सूरज हमारी मंज़िल है, उस तरफ हमने कदम बढ़ा लिए हैं, लेकिन अभी हम जुगनू हैं, शायद जुगनू से थोड़े और आगे निकल गए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम सूरज बन के भी चमकेंगे और इसलिए जैसे अभी अलग-अलग जो साहित्यिक फ़िल्म फेस्टिवल जो आप देख रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर जो फ़िल्म फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं, इन्होंने समाज की रूपरेखा, समाज का जो सोचने का तरीका है वर्तमान संदर्भ भी आप देख रहे हैं कि जो सांस्कृतिक जागरण जो हो रहा है, तो जी, क्योंकि जो सत्य होता है, वो हर समय में सत्य होता है। झूठ जो होता है, वो आपका झूठ अलग होगा, मेरा झूठ अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का झूठ अलग होगा। लेकिन सत्य जो है, वो सार्वभौमिक सत्य होता है। जो पिक्चर पर हमारा जो संदेश होता है या जो चीज़ें हम लेते हैं, वो सार्वभौमिक सत्य के ऊपर हम बनाते हैं। तो आज हमें जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे कहीं और ज़्यादा भविष्य में मिलेगा, ये हमारी पूरी आशा है और क्योंकि कुछ ना कुछ जो गिलहरी प्रयास बच्चों की मानसिकता बदलने का क्योंकि देखिए जब हम किसी भी युवा को या किसी भी व्यक्ति को उसमें एक रोल देते हैं, उसके वो उसको देखेगा, उसके साथ उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, तो धीरे-धीरे इस तरह से वो चेन है आगे बढ़ती जाती है। जब वो किसी फ़िल्म महोत्सव में जाती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग देखते हैं और यदि उनको लगता है कि इसमें सार्थक संदेश है, तो उस तभी उसको पुरस्कृत या सम्मानित किया जाता है। तो तकरीबन 4-5 फ़िल्में जो हैं हमारी हर साल सम्मानित होती हैं, तो इस चीज़ से हमें ये सैटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है कि हमारी जो राह है, वो सही है और भविष्य में और उज्ज्वल जो है इस तरह की फ़िल्म सामाजिक संदेशों वाली फ़िल्मों का भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल रहेगा। जी, जी, बिल्कुल, हम भी होपफुल हैं कि राह कठिन है पर असंभव कोई काम नहीं है। तो इस पर 2 जी, पंक्तियाँ आपके संस्था के लिए समर्पित करना चाहूँगी कि जब जी, चुनौतियाँ दे अतरंगी, दुनिया जालिम ये सतरंगी, तू कठिन परिश्रम करता चल, ए पथिक तू आगे बढ़ता चल, ए पथिक तू आगे बढ़ता चल। और जब जी, ये आपका फाउंडेशन आगे बढ़ेगा, आरिणी फाउंडेशन आगे बढ़ेगा, आरिणी जो आपका चैनल है यूट्यूब पर आप जो छोटी-छोटी फ़िल्मों के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं, वो आगे बढ़ता रहे, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब
कि क्या आज का जो साहित्य हम परोस रहे हैं, जैसे आप देखते हैं साहित्य का भी एक बहुत बड़ा बाजार आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है। रोज छोटे-छोटे, बड़े-बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और रविवार है या फिर कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि साहित्य के बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। तो जी, उसमें क्या समाज में साहित्य के मतलब साहित्य सर्व करने से क्या हुँ, समाज में कोई बदलाव आने के चांसेस हैं? या फिर एक पर्टिकुलर तबका है जैसे कि कोई कार्यक्रम जैसे हमारा ही कार्यक्रम है हमारे कार्यक्रम में जितने लाइव लोग आते हैं उससे ज्यादा लाइव लोग कई बार अगर कोई गाने पर भौंडा नृत्य कर रहे हो तो वहां आ जाते हैं। तो हुँ, हालांकि हमें भी पता है कि ये राह थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हुँ। क्या साहित्य में इतना दम है कि वो कम समय में बदलाव समाज में ला सकता है? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कम समय में जो प्रभाव होता है, वो आप ये नहीं बोल सकते कि वो दीर्घकालिक या चिरस्थायी हो। वो कम समय के लिए ही होता है। बोलते हैं ना, अचानक वायरल हुआ और अचानक गया, गायब, टाएँ-टाएँ गायब। फिश हो गया, है ना? तो हम ये चाहते भी नहीं कि ये बिल्कुल कम समय में उपज करने वाला, कम समय में होने वाला प्रभाव हो। हम तो उस प्रभाव की बात करते हैं जो दीर्घकालिक हो। और साहित्य में जब आप देखते हैं कि ऐसे कालजयी रचनाकार हैं जिनकी कालजयी रचना है, शायद उनकी लाइफ टाइम में वो उतने चर्चित या उनकी नहीं थे। वो रचना उतनी चर्चित नहीं हो पाई, लेकिन जी, उनके बाद आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दीर्घकालिक प्रभाव धीरे-धीरे पड़ा, लेकिन जब पड़ा तो परमानेंट, यानी ऐसा नहीं है कि फिर वो हमारे दिमाग से, जैसे अभी आपने रचना सुनाई, है ना? जी, तो ये रचना ऐसी है कि कालजयी पंक्तियाँ हैं, आप हमेशा आप याद रहेंगी आपके मस्तिष्क में और आपको कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो जो वो जिस भद्दे साहित्य की आप बात कर रही हैं, वो शायद कम समय के लिए होगा, तुरंत फैल जाएगा। जैसे कि कोई कुछ साजिश करता है या कोई कुछ चुगली करता है या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। दुष्प्रचार जो होता है, वो बहुत जल्दी फैल जाता है। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ है, तो उसे बढ़ने में समय लगता है। लेकिन अच्छी चीज़ समय ज़रूर लेगी, लेकिन दीर्घकालिक होगी और ऐसा प्रभाव छोड़ेगी कि जिससे आपका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। और हम साहित्य से वही प्रभाव लाना चाहते हैं। तो समय लगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभाव चिरस्थायी हो और अच्छा हो, जिससे आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार सभी में आप मतलब आप बोल सकते हैं कि एक रिफाइंड चेंज आए, एक पॉजिटिव चेंज आए और जिससे आपका व्यक्तित्व, आपका सोच, क्योंकि हम तो सनातन संस्कृति के पोषक हैं और सनातन संस्कृति तो ये कहती है कि भई सभी अपने हैं और सभी को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम सबकी मंगल कामना पहले करते हैं, खुद की मंगल कामना कहते हैं कि हम जब सबको आगे बढ़ाएँगे तो हम खुद ही आगे बढ़ जाएँगे। तो इसी तरह से ये साहित्य के लिए भी उतना ही सत्य है। जी, बिल्कुल सच है, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे। तो क्योंकि हम स्वार्थी होते तो जा हम रहे चाहेंगे हैं। कि ये चीज़ आप जैसे जो दिग्गज लोग हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान ये भी जो हमारी विश है, उनके लिए अवश्य पूरी करे क्योंकि उनका भला होगा, तो जी, साहित्य का भला होगा, साहित्य का भला होगा, समाज का भी भला होगा और जी, आगे आने वाले जो हमारे युवा हैं, अब मैं जी, देखती हूँ युवा भी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रासंगिक रचनाएँ लिखने लगे हैं, जो बीच में कहीं विलुप्त हो गई थी। तो जी, जी, आज का युवा वैसा नहीं रहा है, वो काफ़ी चीज़ को हालाँकि हम ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी चीज़ कहीं भी फिट बैठती है, लेकिन जी, बदलाव देखने को मिल रहा है, सनातन फिर से आगे आ रहा है और जी, उसके ज़रिए युवावस्था में जो पदार्पण कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो भी साहित्य की तरफ उनका रुझान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जी, तो जी, हम यही ईश्वर से कामना करेंगे कि ये सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं, समाज के लिए पॉज़िटिविटी, सकारात्मकता लाती हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ती रहें और जी, आपके जैसे लोग, आपके जैसे संस्थान, जो इस कार्य पर लगे हुए हैं, सतत परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, वो सफल होते रहें ताकि समाज को इसका लाभ मिलता रहे। थोड़ा-सा समय हमारे पास कम है, तो अंत में मीनू जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि मीनू जी। जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर आप अपने कुछ विचार साझा करें, तो आज का इस कार्यक्रम में लगभग सभी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं।
मुझे लगता है इस विषय पर भी अगर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही जी, साथ मैं हमारे जो दर्शक लगातार हमें देख रहे हैं, उन सभी का हृदय तल से आभार करती हूँ, करबद्ध उनको प्रणाम करती हूँ। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए सभी का नाम लेना, क्योंकि मुझे माफ कीजिएगा स्क्रीन पर नाम नहीं दिखाई दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर रंजना जी हैं, विभा जी लगातार हमारे साथ है, संजय पोद्दार जी हैं, राजेंद्र गट्टानी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें लाभ लाभ जी, प्राप्त होगा डॉक्टर जी। साहिबा जी। जी, क्योंकि महिला दिवस जो है आने ही वाला है और ये जो सप्ताह जो चल रहा है वो भी है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें, क्योंकि आपने नारी सशक्तिकरण वाला जो बात कही है, तो भारत में नारी अशक्त कभी नहीं थी। यदि हम देखें कि हमारे पुराने युगों से जो यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में तो नारी को वोट देने के लिए अपना अधिकार मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनको अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करने दिया जाता था। लेकिन हम यदि अपना इतिहास उठा के देखें तो हमारे इतिहास में तो ऐसे-ऐसे नाम दर्ज हैं, क्योंकि समयाभाव है तो सब विस्तार से नहीं जाऊँगी। तो ऐसे-ऐसे नाम दर्ज हैं जो जिन्होंने राज्य भी किया है, जिन्होंने नहीं अच्छे मीनू बड़े जी, हमारे पास अभी 8 मिनट हैं, आप खुल के बोलिए। 8 मिनट हैं हमारे पास। तो जी उन्होंने अच्छे-अच्छे काव्य भी लिखे हैं और साथ ही साथ में राज्य भी किया है। इवन हम देखें कि हमारी जो रानी महारानियाँ हुई हैं वो सैन्य में भी सैन्य शिक्षा भी उनको बाकायदा मिली थी। और तो इस तरह से हम देखें कि किसी का पढ़ना, किसी का शिक्षित होना, किसी के पास में वो स्किल होना, जिसके लिए पश्चिमी देश सोच भी नहीं सकते थे, वो सारी चीजें हमारे पास हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ नारी अशक्त कभी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा हासिल था। क्योंकि हम जब शिव और शक्ति की बात करते हैं, जब हम अर्धनारीश्वर रूप की बात करते हैं, तो उसमें कोई ना कम ना ज्यादा। जब ना कोई कम होगा ना ज्यादा होगा, तो सशक्तिकरण और स्पष्टीकरण अशक्तिकरण जैसे मुद्दे सामने आएंगे दिखा ही नहीं। जी लेकिन बिल्कुल। जब हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रांता आए और उन्होंने महिलाओं का जीना दूभर कर दिया, तब बहुत सारी ऐसी कुरीतियां जो हैं हमारे समय के साथ में समाज में हमारी जी संस्कृति का, हमारे समाज का भी हिस्सा बन गई। जी और धीरे-धीरे वो उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं ऐसा रूप ले लिया कि घर हमें कर ऐसे दिया। लगने लगा कि यही हमारा इतिहास है। हम हमारा असली इतिहास को हमने विस्मृत करके और इन्हीं चीज़ों को हमने अपना इतिहास बना लिया। और हम ये सोचने लगे कि अभी मुश्किल से 100 150 साल पहले हमारे यहाँ पहली टीचर हुई, पहली डॉक्टर हुई, पहली गायिका हुई, पहली नायिका हुई, पर ये हकीकत नहीं है। ये तो जी हमारा बीच का वो पास्ट, वो जो वैसा वाला जिसे हम कहें कि व्यवस्था वाला समय यदि हम हटा दें, तो हमारा जो इतिहास है वो भी स्वर्णिम था और हमारा भविष्य भी स्वर्णिम ही है। लेकिन अभी जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम पाश्चात्य का जो बिल्कुल पीछे पड़े चोला हैं ओढ़ उस लिया है जी। हाँ, ब्लाइंडली हम फॉलो कर रहे हैं, अंधानुकरण जो कर रहे हैं, तो हम सोचते ही नहीं है। हमने जैसे सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खो दी है और हम सिर्फ उन्होंने क्या किया वो हमें अडॉप्ट करना है। और तब एक नई बात उभर कर आई, महिला सशक्तिकरण, जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण नहीं है। क्योंकि यदि आपने ये कहा कि आप एक ऐसी वेशभूषा पहन लें जो कि जिसमें कि आपकी मर्जी हो, आप एक तरह का नशा कर लें या आप कुछ कमाने लगें, तो आप सशक्त हैं। बात ये सही है कि यदि आपके पास इकोनॉमिक जो पावर होता है तो आप सशक्त होते हैं। लेकिन उस सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं होता है, जैसे कि आजकल हम बहुत सारे केस देख रहे हैं कि मेल मेंबर्स जो हैं वो सुसाइड करने लगे। तो ये क्या सशक्तिकरण यानी कि स्वच्छंदीकरण की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसमें सशक्त करने का मतलब किसी को अशक्त करना नहीं है। यही मेरा जो सोचना है। और हमारी जो संस्कृति, जो मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ, सनातन संस्कृति का जिसमें हम हिस्सा हैं, उसमें परिवार को प्रमुखता इसलिए दी जाती है क्योंकि एक महिला ही है जो एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संस्कार देके संस्कारित करते हुए आगे बढ़ा पाती है।
और एक परिवार ही है जिस वट वृक्ष के नीचे आप संस्कारित होंगे, तो जिससे किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, सबको अपने कर्तव्य भी याद रहेंगे, अधिकार भी याद रहेंगे। और जो एक अभी का जो अंधानुक्रमण जो हो रहा है, उस अंधानुकरण के कारण क्या हो रहा है कि हमने कहा माई बॉडी माई राइट, माई चॉइस, और पता नहीं क्या क्या, और उससे हमारी जो दिशा है वो इस तरह से बदल गई है कि आप देख रहे हैं सशक्तिकरण के नाम पर स्वच्छंदीकरण इस हद तक पहुंच गया है कि आप अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं, और उस नशे के कारण क्या आप एक अपने आप को, यानी आपकी क्या विचार शक्ति तब उतनी काम करती है जो कि आप एक शुद्ध विचारों से किसी चीज के बारे में निर्णय ले पाते हैं या किसी की भलाई सोच पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ आप कर पाएंगे उस सशक्तिकरण को मानकर, असली सशक्तिकरण मानकर, जो कि आजकल शूडो फेमिनिज्म के नाम से परोसा जा रहा है। इसके लिए मैं, यदि समय हो तो मैं आपको कुछ पंक्तियां जी सुनाना बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि नारी हृदय पटल पर नाम तुम्हारा अंकित हो, जो सूरज के प्रकाश से चांद सितारा टंकित हो। तो इस तरह से आपका जैसे नारी नारी सनातन, क्या यूं हम कहें कि इसके पहले मैं दो पंक्तियां ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ नारी हमेशा पूजनीय रही है, और जब हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां पूजा नाम की कोई चीज नहीं होती है, यानी नारी को पूजा जाए ऐसी कोई उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होती है। यदि ये कॉन्सेप्ट कहीं है तो वो भारत में ही है, जिसमें हम नारी को दुर्गा भी मानते हैं, नारी को सरस्वती मानते हैं, नारी को लक्ष्मी मानते हैं, जो कि हमारे जीवन का मुख्य आधार होती है। बगैर लक्ष्मी के आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है ना। बगैर शक्ति के आपको कोई जीने नहीं देगा, और बगैर सरस्वती के आप अपने विचारों को किसी के भी सम्मुख नहीं रख सकती। तो होना बहुत आवश्यक है, लक्ष्मी होना बहुत आवश्यक है, और सरस्वती होना बहुत आवश्यक है, जो त्रिदेवी का जो रूप है वो कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। भारत की सनातन संस्कृति का ही वो अभिन्न हिस्सा है, और ऐसी नारी जिसके पास ये सारी चीजें हैं, वही मेरी नजर में सशक्त नारी है। तो नारी कह रही है, नारी सनातन पूर्ण चेतन, कर्म बंधन रूप चंदन, तन सुभाषित मन प्रफुल्लित, राह शोधक आत्मबोधक, है पुरातन पर सुहावन, मन रसायन मोक्ष गायन, प्रीत मोहक रीत शोधक, चिर चिरातन दृष्टि खंजन, पथ प्रदर्शक नाग घर्षक, आत्म गौरव कृष्ण राघव, क्रांतिकारक वीर नायक, धर्म वारिधि भाव सन्निधि, योग पोषक रोग नाशक, युग चराचर सर्व आधर, धैर्य कुंदन ज्ञान साधन, शक्ति रक्षक बैर भक्षक। ये सभी गुण जिसमें होते हैं वही नारी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर शब्दों का आपने चयन किया। नारी को बहुत सुंदर तरीके से आपने यहाँ पर परिभाषित किया है अपने शब्दों के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और बिल्कुल ठीक, हम सभी इससे सहमत होंगे कि जो पाश्चात्यकरण हो रहा है सभ्यता का, उसकी वजह से बराबरी के दर्जे का हम कहीं ना कहीं गलत फायदा भी उठा लेते हैं कि बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने वस्त्रों पर ही ध्यान दें या लेट नाइट तक हम पार्टी करें। बराबरी का मतलब होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से ना रोका जाए, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण आप हैं। आज हिंदी साहित्य संस्थान के किरदारी जिंदगी में आपसे मिलकर हम सभी को बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, और ये भी हमें पता चला कि एक ही व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ कैसे वो तालमेल बिठा सकता है, ये हमने आज आपसे सीखा है। तो आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, और आपके बारे में जानकर हमें वास्तव में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जो क्षेत्रीय भाषा के लिए आप कार्य कर रही हैं, आपकी संस्था आरणी कार्य कर रही है, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी संस्थाओं के साथ हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी मन में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके विचार बहुत उत्तम हैं, तो वो विचारों को आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने सुनने का मौका मिलता रहे, सतत हमारे सामने वो चीजें आती रहे। हमारी सारी शुभकामनाएं मैम आपके साथ हैं।
और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सभी दर्शकों का कि वो हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देकर जुड़े रहे, हमारा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ में उत्साहवर्धन करते रहे। आप सभी का हृदय दिल से आभार है और आभार व्यक्त करना चाहूंगी हिंदी साहित्य संस्थान का आदरणीय वैभवी जी का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच सजाया है जिस पर वो बहुत अलग अलग ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती हैं जो कि हमारे लिए वास्तव में आदर्श है और जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है मैम आपका। और सभी दर्शकों से भी हम विदा लेना चाहेंगे। अब समय हो चुका है। मुझे लगता है विभा जी को भी बहुत-बहुत ये शुक्रिया पता है सुनीता जी हो आपका, चुका है। वैभवी जी आपका और जी प्रवीण जी आपका भी। हाँ, सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी और वैभवी जी और सभी दर्शकों को शुभ रात्रि, शुभ संध्या।